दोस्तों नमस्कार। देखिए FST 01 का कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न लाए। आपको इस वीडियो में 10 प्रश्न बताएंगे और 10 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए इम्पोर्टेंट होने वाला है, यदि ये प्रश्न का तैयारी आप करते हैं तो हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए। यदि नहीं आया तो आप तैयार तो रहिएगा इस प्रश्न के लिए। यह प्रश्न आप देख लीजिएगा तो मे बी यदि आपके एग्ज़ाम में आया तो आप लिख सकते हैं। और जो भी प्रश्न बता रहे हैं सारे प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और कितने बार ये रिपीट होता आ रहा है ये प्रश्न। देखिए FST 01 जो कि है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के आधार पर पाठ्यक्रम। देखिए ये सब्जेक्ट क्यों बनाया गया है, इसका क्या उद्देश्य है, वह भी आपको हम बताते हैं। देखिए FST 01 जो है आपको दिखाते हैं। देखें FST 01 जो है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में आधार पाठ्यक्रम। विज्ञान तो आप समझते हैं हमारे जीवन को सरल बनाता है। प्रौद्योगिकी का अर्थ हुआ कि एक विज्ञान को एक उद्योग के क्षेत्र में प्रयोग करना। ठीक है। देखिए इस पाठ्यक्रम का क्या उद्देश्य है। देखिए इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य है, यह पाठ्यक्रम आप पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा विज्ञान का क्या महत्व है हमारे जीवन में। विज्ञान हमारे समाज एवं देश के लिए क्यों जरूरी है। विज्ञान की किस पद्धति का महत्व। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में विज्ञान किस प्रकार हमारे सरल कार्य करता है। विज्ञान जो हमारे रोज़मर्रा का जो ज़िंदगी हम जीते हैं तो वो किस तरह से हमारा कार्य को सरल बनाता है और जीवन के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। ये सब उद्देश्य है इस पाठ्यक्रम पढ़ने का। देखिए आइए हम क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी न्यू स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। पूरा वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करिए। ये बूस्टर डोज पहला है, आपको लगभग 6 या 7 बूस्टर डोज देंगे। आप इन लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास आपको बताएंगे। इन क्वेश्चनों का तैयारी आप कर लेते हैं तो 60 से 70% आपका एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से तैयारी हो जाएगा। और 60 से 70 तैयारी हो जाता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 नहीं करके आइएगा। 100 करके आइएगा, कुछ अपना दिमाग भी लगता है इस सब्जेक्ट में। अपना भी दिमाग लगा के कुछ क्वेश्चन बना सकते हैं। चलिए आइए प्रश्न को देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि आपको PDF चाहिए इसका तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। टेलीग्राम का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जुड़िए, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। देखिए सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के विनाश के क्या कारण थे, लिखिए। ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये आपको 5 नंबर के आसपास में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, मगर इसके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। देखिए सिंधु नदी घाटी की सभ्यता हमारे भारत के लिए, भारत में जो पाकिस्तान में फैला हुआ था, उधर बांग्लादेश, गुजरात, राजस्थान सब में सिंधु घाटी सभ्यता फैला। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता जो है सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था और यह सभ्यता जो है सबसे पुरानी सभ्यता मानी जाती है। देखिए इसका विनाश होने का क्या कारण है। सिंधु घाटी सभ्यता उस टाइम का एक नगरीय और अच्छा सभ्यता कहा जाता था, जो पूर्णतः विकसित था। और यह सभ्यता विनाश क्यों हुआ उसके बारे में करेंगे। देखिए सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ जान लेते हैं। आइए देखिए, यह पूर्ण तथा नगरीय सभ्यता थी। बड़े बड़े भवनों जो पकी हुई ईंटों के बने होते थे को देखकर इस सभ्यता की समृद्धि का पता चलता है। यह सभ्यता जो है पकी हुई ईंट के बने दीवार या घर बनते थे। इस सभ्यता को देखकर एक समृद्धि, मतलब समृद्ध, जैसे अमेरिका भी समृद्ध है ना, उसी तरह उस टाइम सिंधु घाटी सभ्यता एक समृद्ध सभ्यता थी। इसके समय का सभ्यता एक मेसोपोटामिया का सभ्यता थी, वो उससे अच्छा सिंधु सभ्यता मानी जाती है। देखिए इसके नगरों की जल विकास प्रणाली अद्भुत थी। वहाँ नाला बना हुआ था जल के निकास के लिए। नगर की सभी सड़कें काफ़ी चौड़ी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, चित्र बना के दर्शाया जाता था लिपि को। आइए आगे देखते हैं। फिर भी लिपि में एकरूपता तथा
मानकीकृत माप-तोल पद्धति जो बाइनरी सिस्टम पर आधारित थी। एकरूपता पूरे क्षेत्र में पाई गई है। हड़प्पा का शासन संभवतः वाणिक वर्ग के हाथ में था। वाणिक वर्ग मतलब जो कार्य करने का जो मतलब खरीद बिक्री करता था वही वाणिक वर्ग हो गया। सिंधु सभ्यता का पतन। यह सभ्यता अपनी समकालीन सभी सभ्यताओं में चरमोत्कर्ष मतलब सबसे अच्छा माना जाता था पर थी। इतना सुंदर व्यवस्थित नगर योजना और जल विकास प्रणाली तत्कालीन किसी आगे देखते हैं। देखिए भी सभ्यता में नहीं पाई जाती है। इस सभ्यता के मतलब जो सभ्यता इसमें पाई जाती है जैसे जल विकास प्रणाली वगैरह सब था और किसी सभ्यता में नहीं पाई गई है। फिर भी सभ्यता का पतन हो गया। इसके निम्नलिखित कारण समझे जाते हैं। देखिए इसका पतन जो हुआ कई मानना है तो हम सभी पे जानते हैं। देखिए उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति में नगरीय व्यवस्था में ह्रास होता गया। पक्की ईंट के स्थान पर कच्ची ईंट का प्रयोग होने लगा। हो सकता है कि माना जा सकता है कि जब पक्की ईंट का प्रयोग होता था धीरे धीरे वो कच्ची ईंट में प्रयोग होने लगा जिस कारण इस सभ्यता का ह्रास हो सकता है। दूसरा है सिंधु नदी का जल स्तर ऊंचा होने के कारण बाढ़ के बार बार प्रकोप से भी इस सभ्यता का विनाश हुआ। देखिए आप एक मोहनजोदाड़ो मूवी देखे होंगे, वहाँ पर भी बाढ़ के कारण सभ्यता का अंत दिखाया गया है क्योंकि यह सिंधु नदी के पास में बसा हुआ था। उसमें हो सकता है बाढ़ आ गया होगा, इस सभ्यता को विनाश हो गया होगा। तीसरा देखते हैं भूमि की उर्वरता फर्टिलिटी ऑफ सॉइल नष्ट होने से भी इस सभ्यता का पतन हुआ। हो सकता है कि यह भूमि का ज़्यादा फर्टिलिटी यूज करने पर खाद वगैरह सब ज़्यादा यूज करने पे आसपास का क्षेत्र बंजर हो गया होगा। जो लोग यहाँ से छोड़ के दूसरी जगह बसने चले गए होंगे जिस कारण इस सभ्यता का अंत हो गया होगा। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप यूरोप में हुए वैज्ञानिक परिवर्तन की समीक्षा कीजिए। देखिए औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में हुआ था उसका वैज्ञानिक परिवर्तन की समीक्षा करना है इस प्रश्न में। आइए देखते हैं 18वीं सदी के उत्तरार्ध में यूरोप में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए जिससे एक नई प्रकार की अर्थव्यवस्था का विकास हुआ जिसे औद्योगिक अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इन परिवर्तनों को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। आइए आगे देखते हैं। देखिए अधिक लाभ कमाने के लिए कम लागत पर माल तैयार करने की इच्छा के कारण औद्योगिक क्रांति का आरंभ इंग्लैंड में 1750 ईस्वी में हुआ। इससे निम्नलिखित परिवर्तन हुए। जो कम लागत पे अधिक माल तैयार करना और ज़्यादा मुनाफा कमाना, यही औद्योगिक क्रांति का आरंभ हुआ जो इंग्लैंड में 1750 ईस्वी में आरंभ हो गया था। देखिए पहला क्या क्या परिवर्तन हुए। भाप से चलने वाला इंजन, भाप की शक्ति से चलने वाले इंजन से अधिकाधिक यंत्रों का आविष्कार हुआ। मशीन के आविष्कार से अधिकाधिक उत्पादन कम लागत पर होने लगा। इससे यातायात में सुधार हुआ। भाप इंजन वहाँ पे आने के बाद यातायात सुधर गया और एक जगह से दूसरे जगह सामान को ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होता था। दूसरा देखिए थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए कपड़े के उत्पादन में वृद्धि हुई। कच्चा माल सस्ते दाम पर उपलब्ध था। उनके उत्पादन के लिए एक वृहद बाजार भी था। वृहद बाजार पर ले जाने के लिए यातायात भी था। इस तरह बढ़ती हुई मांग के लिए अधिक उत्पादन करना संभव हो सका क्योंकि हर एक जो है चरमबद्ध पे था। आप अच्छा माल बनाते, अच्छा सामान बनाते हैं तो यातायात का साधन था। एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कोई दिक्कत नहीं होता था। ये था औद्योगिक क्रांति के विकास। देखिए तीसरा देखिए मशीनों की खोज से अधिक उत्पादन हुआ जिससे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था विकसित हुई। इस विकास से समृद्धि हासिल हुई। यूरोपीय देशों में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के कारण विज्ञान को काफ़ी संरक्षण मिला
जिससे 18वीं सदी के अंत, आइए आगे देखते हैं, अंत तथा 19वीं सदी के मध्य तक अनेक वैज्ञानिक आविष्कार हुए। वायुयान, घड़ी, चश्मा, कमल, बिजली, दवाइयाँ, पंखे इत्यादि आविष्कार औद्योगिक क्रांति के बाद ही संभव हो सके। आप समझ गए यूरोप में औद्योगिक क्रांति में क्या क्या परिवर्तन हुआ, ये सब आपको 3 पॉइंट बताएं। ये सब औद्योगिक क्रांति के विकास में परिवर्तन हुआ था। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आकाशगंगा और तारामंडल में अंतर बताइए। आकाशगंगा और तारामंडल में क्या अंतर है उसको बताना है। देखिए आकाशगंगा और एक बगल तारामंडल है। आकाशगंगा क्या है? अनगिनत तारों के समूह को आकाशगंगा कहते हैं। ढेर सारा तारों का समूह होगा तो उसको आकाशगंगा कहते हैं। तारामंडल क्या होता है? तारों की सीमित संख्या के समूह को तारामंडल कहते हैं। दूसरा है, वायुमंडल में असंख्य आकाशगंगाएं हैं। इसमें है, तारामंडलों की वायुमंडल में संख्या सीमित है। आकाशगंगा की कोई आकृति नहीं है। तारामंडल की आकृति किसी पशु या मानव से मिलती जुलती होती है। ये अंतर हुआ, 3 अंतर बताएं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, इसको भी आप देखते चलिएगा। पार्सेक और प्रकाश वर्ष क्या है? देखिए पार्सेक आप जानते हैं कि दूरी की मात्रक है। पार्सेक प्रकाश वर्ष की तुलना में अधिक बड़ा मात्रक है। इसका उपयोग भी खगोलीय दूरियों को मापने में किया जाता है। एक पार्सेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। देखिए प्रकाश वर्ष क्या है? प्रकाश वर्ष एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक वर्ष में जितना दूरी प्रकाश तय करता है उसको प्रकाश वर्ष कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। इसका उपयोग खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी मापने में किया जाता है। खगोल पिंड में, जैसे खगोल पिंड हमारे आकाशगंगा में जो दूरी नापी जाती है उस प्रकाश वर्ष के थ्रू ही मापी जाती है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है, आप इसको अच्छे से देखिए, हम इसको अच्छे से बताएंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर के आसपास में पूछ लिया जाएगा। और ये ऊपर वाला जो क्वेश्चन है ये 2-3 नंबर का क्वेश्चन है। देखिए सौरमंडल क्या है तथा सूर्य की रचना समझाइए। सौरमंडल क्या है और सूर्य की रचना को समझाना है इस प्रश्न में। आइए जानते हैं। सूर्य 9 ग्रह और उनके उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों, धूमकेतु और उल्का जैसे हजारों अनेक पिंडों से मिलकर सौरमंडल बना होता है। सौरमंडल में सूर्य स्वयं केंद्र में होता है क्योंकि अन्य ग्रह उसके चारों ओर, आइए आगे देखते हैं, चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। सूर्य जो है केंद्र में रहता है और उसके चारों बगल सभी ग्रह, क्षुद्र ग्रह वगैरह सब चक्कर लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं। चक्कर मतलब वही हुआ। सौरमंडल में सूर्य के 9 ग्रह होते हैं। ये सूर्य की दूरी के बढ़ते हुए क्रम में इस प्रकार है। देखिए दूरी किस तरह से बढ़ते क्रम में ग्रह। सूर्य जो है केंद्र में है, उसके बाद बुध है सबसे नज़दीक, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध है। उसके बाद शुक्र है, उसके बाद पृथ्वी हमारे तीसरे नंबर का है, उसके बाद मंगल है, तब बृहस्पति जो सबसे बड़ा ग्रह है। उसके बाद शनि है, अरुण है, वरुण है, यम है। ठीक है, यम को प्लूटो को भी हटा दिया गया है, फिर भी हम दर्शाए हैं इस पर। देखिए थोड़ा सा इंग्लिश में भी जान लेते हैं ग्रह का नाम। देखिए बुध को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं जो सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह है। शुक्र जो कि हॉट प्लानेट भी कहा जाता है इसको। पृथ्वी जो हमारे लिए वातावरण के लिए, हमारे जीवन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट। मंगल जिसको मार्स कहते हैं। बृहस्पति जिसको जुपिटर कहते हैं इंग्लिश में। शनि जिसको स्टर्न कहते हैं। अरुण को यूरेनस कहते हैं। वरुण को नेपच्यून कहते हैं। यम को प्लूटो कहते हैं। ये इंग्लिश में था। देखिए सूर्य से सबसे नज़दीकी ग्रह बुध है, जबकि यूरेनस सबसे दूरस्थ ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है एवं सबसे चमकीला ग्रह शुक्र है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए
सूर्य की रचना जो है, सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। हाइड्रोजन हीलियम के विखंडन के कारण सूर्य रोशनी देता है। और सूर्य की रचना के बारे में हम देखते हैं। सूर्य का प्रकाश 3 प्रकार की तरंगे से मिलकर बनता है। तरंगे निम्नलिखित हैं। पहला है पराबैंगनी किरणें, जिसको इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट की रे कहते हैं। दृश्य प्रकाश, जिसको विजिबल लाइट कहते हैं। अवरक्त किरणें, जिसे इंफ्रारेड रे कहते हैं। देखिए, सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणें का तरंगदैर्घ्य को इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं, न्यूनतम होता है, जबकि अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है। अवरक्त क्या हुआ? इंफ्रारेड। दृश्य प्रकाश का तरंग परास उक्त दोनों किरणों के मध्य होता है। पराबैंगनी किरणें और अवरक्त किरणें अदृश्य होती है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। इसलिए हम उन्हें आँखों से देख नहीं सकते हैं। अवरक्त किरणें गर्मी का आभास उत्पन्न करती है। अवरक्त किरणें जो है इंफ्रारेड, वो गर्मी का मतलब एहसास करवाती है, जबकि पराबैंगनी किरणें कुछ एक पदार्थों में प्रदीप्त उत्पन्न करती है। देख लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। देखिए, वायुमंडल किसे कहते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको 2 नंबर के आसपास में पूछ लिया जाएगा। देखिए, वायुमंडल, ये कोई भी लिख सकता है, फिर भी आपको हम बता देते हैं। वायुमंडल उपयोगी गैसों का आवरण है और यहाँ जीवन पनपता है। जहाँ वायुमंडल रहता है वहाँ जीवन का पनपता है। अगर पृथ्वी का वायुमंडल नहीं होता तो सांस लेने के लिए न तो ऑक्सीजन होती और न ही पौधे के खाना बनाने के लिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। दिन के समय यह ग्रह सूर्य से आने वाली किरणों से झुलस जाता और रात में ताप हिमांक से कहीं ज़्यादा नीचे गिर जाता। हिमांक मतलब माइनस में चले जाता टेम्परेचर। ऐसी परिस्थितियों में कोई भी जीवधारी जीवित नहीं बचता। इसलिए पृथ्वी पर जीवन का अस्तित्व बने रहने के लिए वायुमंडल की उपस्थिति का होना आवश्यक है। अब समझ गए वायुमंडल किसे कहते हैं और वायुमंडल हमारे जीवन में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार आपको पूछा गया। ये क्वेश्चन आपको 5 नंबर में आ सकता है। ठीक है, देखिए, एबिस्टोसिस एवं सिलिकोसिस कैंसर पर एक टिप्पणी लिखिए। ये दोनों कैंसर का नाम है और दोनों पे बताना है। देखिए, एस्बेस्टोसिस ये क्या है? फेफड़ों का कैंसर है। ये जो है फेफड़ों का कैंसर है, जो एस्बेस्टस के कणों के फेफड़ों में जमा हो जाने से होता है। ये उन मनुष्यों में ज़्यादातर होता है जो एस्बेस्टस के साथ काम करते हैं। बिहार में सिंहभूमि में कई खनिक इस बीमारी से मर गए हैं। बिहार के सिंहभूमि में जो है इस बीमारी से बहुत सारे आदमी ने अपना जान गंवाया है। आइए इसी में देखते हैं देखिए, सिलिकोसिस यह एक ऐसा कैंसर है जो सिलिका के फेफड़े में निक्षेपण से होता है। उन मनुष्यों में जो खान, मृदभांड, संधारशाला, पत्थर कटाई, परिष्करण और कांच बनाने वाले कारखानों में कार्य करते हैं। यह भी घातक बीमारी है जो इन क्षेत्रों में काम करता है। उन लोगों को सिलिकोसिस कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। एस्बेस्टस मतलब हुआ कि जो एस्बेस्टस बनाने के कारखाने में जो कार्य करता है उनको होने का ये खतरा बना हुआ रहता है। आइए जानते हैं क्वेश्चन नंबर 8। यह भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इनको देखिए। भोपाल दुर्घटना एवं चेरनोबिल दुर्घटना के बारे में विस्तार से समझाइए। ये आप जानते ही होंगे, थोड़ा सा हम अच्छा से बता देते हैं। देखिए, भोपाल दुर्घटना 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में हुई दुर्घटना अब तक औद्योगिक घटनाओं में से सबसे भयंकर दुर्घटना मानी जाती है। भारत के लिए यूनियन कार्बाइड के जीवनाशक निर्माण करने वाले संयंत्र से विषाक्त मिथाइल आइसोसाइनाइड, भोपाल दुर्घटना में जो गैस रियास हुआ था, निकला था, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC भी कहते हैं, वाष्प रिस होकर
बड़ी मात्रा में वातावरण में फैल गई। लगभग 2.5 लाख लोग इस गैस से प्रभावित हो गए। इस गैस की बड़ी मात्रा सांस के द्वारा अंदर जाने से हजारों इंसान और जानवरों की मृत्यु हो गई। कब घटी थी? 3 दिसंबर 1984। कौन सा गैस रिहास हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड, जिसको MIC भी कहते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए, जिन लोगों पर इसका असर कम पड़ा वे श्वसन, आँख, जठरांत, तंत्रिका पेशियाँ और स्त्रियां स्त्री रोगों से बुरी तरह ग्रस्त हो गई। अत्यधिक विषाक्त पदार्थों का उपयोग करने वाला यह फैक्ट्री घनी आबादी के बीच में था, जिस कारण यह जब रियास हुआ गैस का मिथाइल आइसोसाइनाइड का, तो ढेर सारा आदमी इससे प्रभावित हुआ था। देखिए, चेरनोबिल दुर्घटना, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है चेरनोबिल, क्योंकि अभी तो इसी के बारे में काफ़ी चर्चा हो रही है। चेरनोबिल घटना जो है ना, यहाँ यूक्रेन में है और यहाँ पे गैस भी रियास हुआ था। ये देखते हैं, यह दुर्घटना जो यूक्रेन USSR 1991 में यह आज़ाद हुआ था, आज़ाद मतलब रूस से टूट के बना था, में घटी। नाभिकीय विकिरणों से उत्पन्न खतरों पर प्रकाश डालती है। 26 अप्रैल 1986 को 4 नाभिकीय रिएक्टरों में से एक रिएक्टर आवश्यकता से अधिक गर्म होने से पिघल गया, जिसके परिणाम स्वरूप इस रिएक्टर से रेडियोधर्मी सामग्री आसपास बड़े क्षेत्र में फैल गई। जल्दी ही ये रेडियोधर्मी कण काफ़ी दूर तक, यहाँ तक कि पश्चिमी यूरोप तक फैल गई। जल्द ही ये रेडियोधर्मी कण काफ़ी दूर तक यहाँ तक कि पश्चिमी यूरोप तक फैल गए। नाभिकीय शक्ति के उत्पादन के इतिहास में यह सबसे बड़ी दुर्घटना थी, जिसमें 31 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई और जनसंख्या का बड़ा भाग प्रभावित हुआ। एक अनुमान के अनुसार अगले 70 वर्षों के कैंसर के कारण 6000 से भी अधिक मौतें होने की संभावना है। जो ये नाभिकीय रिएक्टर रेडियोधर्मी किरणें जो पिघल गया था और इससे निकला था, इस कारण यूक्रेन में काफ़ी दुर्घटना घटित हुई थी, जिसमें 31 व्यक्ति की उस टाइम ही मृत्यु हो गई थी। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। देखिए, सरल ईंधन क्या होते हैं, समझाइए। सरल ईंधन मिट्टी का तेल, सरल ईंधन में मिट्टी का तेल आता है। मिट्टी का तेल सभी सरल ईंधनों में सस्ता है, अतः अनेक प्रकार के स्टोव जो चलाया जाता है में जलाया जाता है। लैंपों में रोशनी के लिए प्रयोग होता है। सरल ईंधन हुआ। गैस, यह भी ईंधन के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। विदेशों में गैस का अधिक प्रयोग किया जाता है। यह ईंधन सुविधाजनक है, इससे श्रम की बचत होती है और धुआं भी नहीं फैलता है, पर्यावरण भी प्रदूषित नहीं होता है। देखिए, रसोई घर गंदा नहीं होता है, इसका प्रयोग से खाना बनाने वाले के वस्त्र भी गंदे नहीं होते हैं। बिजली ईंधन की जगह इसका प्रयोग किया जा सकता है, परंतु अन्य प्रकार के ईंधन से यह महंगी होती है, अतः सभी लोग इसका प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं। क्यों? क्योंकि महंगा होता है। जहाँ कहीं बिजली सस्ती मिलती है, यह ईंधन के स्थान पर प्रयुक्त की जाती है। आइए मिलान करने वाला देखते हैं। यह भी क्वेश्चन आपको पूछ लिया जाएगा, पूछता है मिलान करिए, आप इनको देख के जाइएगा। देखिए, मिलान करें, 10 नंबर क्वेश्चन है। एक कॉलम ए है, कॉलम 2 है, कॉलम ए को कॉलम 2 से मिलान करना है। आइए हम इसको देखते हैं। देखिए, रिले फसल व्यवस्था क्या है? क्या होगा रिले फसल व्यवस्था का? ये होगा फसल काटने से पहले दूसरी फसल लगा दी जाती है, मतलब 1 का 5। रिले फसल क्या है? फसल काटने से पहले दूसरी फसल खेत में लगा दिया जाता है। फसल सुरक्षा क्या है? फसल सुरक्षा, देखिए, फसल सुरक्षा जो है कीड़ों की एकीकृत व्यवस्था है। कीड़ों को मारने, खेत में जो कीड़ा लग जाता है उसको मारने के लिए जो दवाई छिड़काव किया जाता है वो फसल सुरक्षा में आता है, यानी कि 2 का 4। देखिए, अनाज क्या है?
देखिए पोटासियम और फास्फोरस से ज़्यादा नाइट्रोजन चाहिए। अनाज जो हम खेत में कोई भी फसल उगाते हैं, पोटासियम और फास्फोरस से ज़्यादा उसमें नाइट्रोजन चाहिए। यानी 3 का 1। देखिए मिश्रित फसल क्या है? मिश्रित फसल देखिए अनुकूल फसलों का एक साथ लगाना, मतलब एक ही खेत में ढेर सारा फसल लगाना, वही मिश्रित फसल है। यानी कि 4 का 2। लास्ट में जो बच गया, व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उर्वरक मिश्रण क्या है? क्या है व्यावसायिक रूप से? ये हो जाएगा जो बच गया, ये 3 नंबर बच गया। नाइट्रोजन निश्चित मात्रा में, फास्फोरस और पोटासियम तीनों होते हैं। 5 का 3। चलिए आपको 10 क्वेश्चन बताएं, नेक्स्ट वीडियो ला रहे हैं बहुत जल्दी ही। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां जुड़िए, आपको PDF प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही बूस्टर डोज लाएंगे। चलिए थैंक यू, जय हिंद।